हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिनप्रीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फॉरगॉटन पर्सनालिटी के बारे में जिसका नाम था ज़ैब-उन-निसा। शी वॉज एबल टू मेमोराइज एवरी वर्ड ऑफ कुरान। जब ज़ैब-उन-निसा ने सारी की सारी कुरान को ठीक से याद कर लिया था, मेमोराइज कर लिया था, तब उनको एक टाइटल मिलता है हाफिजा का। हाफिजा का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। सलीमगढ़ जो फोर्ट है उसके अंदर ज़ैब-उन-निसा को रखा गया था 20 साल के बाद 1702 के अंदर। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ज़ैब-उन-निसा कौन थी, ज़ैब-उन-निसा क्या थी, ज़ैब-उन-निसा के साथ क्या हुआ, we'll be discussing all of those things in detail in this particular video. See, ज़ैब-उन-निसा जो नाम है बहुत ब्यूटीफुल है। इस नाम का मतलब होता है ब्यूटी स्लैश ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन काइंड। अगेन अरेबिक नेम्स बहुत सुंदर होते हैं और उनकी बहुत डीप मीनिंग जो निकलते हैं, पॉजिटिव डीप मीनिंग्स, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ज़ैब-उन-निसा का बर्थ हुआ था 15th of February 1638 and she died on 26th of May 1702. हालांकि डेथ डेट डिस्प्यूटेड है। कुछ लोग बोलते हैं 1701, कुछ लोग बोलते हैं 1702। डेथ डेट और डेथ ईयर दोनों ही डिस्प्यूटेड है, बट नेवरदलेस शी डाइड समवेयर रफली 1701 और 1702। सबसे बड़ी डॉटर थी वो औरंगजेब की और दिलरास बानो बेगम की। इनफैक्ट सबसे बड़ा बच्चा वही थी, उनके ऊपर कोई लड़का भी नहीं था। सबसे बड़ी जो बच्चा होता है घर में वही था और इट हैपेंड टू बी अ डॉटर, जिससे औरंगजेब को बहुत प्यार था। जब वो छोटी थी तब औरंगजेब की कोर्ट में एक लड़की नहीं विमेन थी जिनका नाम हाफिजा था, हाफिजा मरियम। और उनको औरंगजेब ने एक बहुत ही स्पेशल टास्क दिया था। द टास्क वाज दिस कि आपको मेरी बेटी ज़ैब-उन-निसा को जितनी अच्छी इस्लामिक तालीम दे सकते हो वो दो। और 7 साल की जब ज़ैब-उन-निसा होती हैं तब मिराक्युलसली, आई विल नॉट से मिराक्युलसली, रादर विद अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड हार्ड वर्क दैट शी मस्ट हैव पुट एट हर एंड, बोथ हाफिजा मरियम एंड आल्सो ज़ैब-उन-निसा, finally she was able to memorize every word of Quran. So ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है इस्लाम के अंदर, मुस्लिम कल्चर के अंदर। स्पेसिफिकली जो हाइपर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिलीज होती है वहां पर इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि आप कुरान की तालीम ले। अगर आपको बहुत कुछ आता है लेकिन कुरान के कुछ वर्सेस मेजरली याद नहीं किए हैं तो आप अभी अधूरे हो, इस तरह से बोला जाता है, माना जाता है। सबको मालूम होगा इसके बारे में। ये थी पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जब ज़ैब-उन-निसा ने सारी की सारी कुरान को ठीक से याद कर लिया था, मेमोराइज कर लिया था, तब उनको एक टाइटल मिलता है हाफिजा का। हाफिजा का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। और हाफिज का मतलब भी यही होता है, लेकिन हाफिज जो टाइटल है उनको दिया जाता है जो लड़के होते हैं, मेल्स होते हैं और जो कुरान को याद करते हैं पूरा। और जो हाफिजा टाइटल दिया जाता है वो उनको दिया जाता है जो फीमेल्स होती हैं और जो कुरान को पूरा याद करती हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो उनको हाफिजा का टाइटल दिया गया फर्स्ट। सेकंड, औरंगजेब इस बात से इतना खुश हुए यार कि मेरी जो बेटी है वो इतना कुछ सीख गई है, तो ही वाज सो डिलाइटेड ओवर द फैक्ट दैट ही ऑर्डर्ड एन इमीडिएट डिस्पेंशन, that he ordered about 30,000 gold pieces to be given to this lady called हाफिजा मरियम। और 30,000 जो गोल्ड के सिक्के थे वो उसने अपनी बेटी को भी दिए। हालांकि बेटी को देना कोई फ्यूटाइल से मैटर लगता है क्योंकि वो एक सिंबॉलिक जेस्चर ज्यादा था, ना कि दे देना, क्योंकि 7 साल का बच्चा क्या ही समझेगा कि 30,000 गोल्ड के सिक्के जो होते हैं वो कितने प्रेशियस होते हैं और उससे क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। सो एनीवेज, दैट बीइंग सेड, इसके बाद अगर हम आगे बात को बढ़ाते हैं तो ज़ैब-उन-निसा was a highly educated person. She was having a lot of interest in maths, astronomy, history, literature. और ये जो इंटरेस्ट होता है उनका वक्त के साथ साथ थोड़ा सा चेंज होता है, लिटरेचर में ज्यादा एंटर करता है और वो आगे जाके पोएट्री को भी चूज करती हैं। वी नो दिस थिंग कि वो पोएटेस बनती हैं आगे जाके, जो कि मैकफी, दैट मींस मैकफी के नाम से उन्होंने एक पेन नेम चूज किया जिसके नीचे उन्होंने सारी की सारी अपनी पोम्स लिखी। लगभग 5,000 वर्सेस को हम आइडेंटिफाई कर पाए आज तक। कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि 15,000 वर्सेस तक उन्होंने लिखे हैं पोम्स के। नेवरदलेस ह्यूज लाइब्रेरी आज अवेलेबल है उनके नाम की, मैकफी के नाम की। मैकफी के नाम का मतलब होता है द हिडन और द कंसील्ड वन, मतलब वो जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है। और उनके सिचुएशन को ये टाइटल बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। द रीजन बीइंग क्योंकि वो छुप के लिख रही थी सारी सारी पोएम्स, वो खुले में आराम से और आजाद ख्यालों के साथ नहीं लिख पा रही थी। इसके अलावा अगर हम ज़ैब-उन-निसा की बात करते हैं, वो बहुत ही स्वीट और जेंटल डिस्पोजिशन की बोली जाती हैं। ऐसी कोई जो लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। ऐसा बोला जाता है कि जो हज पिलग्रिम्स हुआ करते थे उनके पास जो पैसे नहीं होते थे हज यात्रा करने के लिए, उनको पैसे भी दिया करती थी, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। इफ समबडी वांट्स टू, जैसे अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं हिंदुइज्म के अंदर, लोगों के पास अगर पैसे नहीं है
तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है करनी चाहिए। एट द सेम टाइम सिखिज्म में भी, एट द सेम टाइम क्रिश्चियनिटी में भी, जुडाइज्म में भी, वेरेवर यू आर यू मस्ट हेल्प योर फेलो बीइंग्स, अगर आपको लगता है कि रिलीजन आपकी हेल्प कर रहा है तो। ओके, दैट बीइंग सेड, औरंगजेब का जब एक्सेशन होता है 1658 के अंदर, और जब वो गद्दी पे जाके बैठते हैं और एम्परर बनते हैं, तब यू गेट टू सी वन थिंग कि जो औरंगजेब होते हैं उस वक्त जब वो एम्परर बनते हैं, अपने फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं एम्पररशिप के, तो उनकी जो बेटी होती है रफली 20-21 साल की होती है, एंड औरंगजेब ऑलवेज सॉट फॉर द हेल्प ऑफ दिस लेडी ज़ेबुन्निसा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो मेरी बेटी है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है इवन द मैटर्स ऑफ पॉलिटिक्स, एंड शी विल बी एबल टू गाइड मी वेरी वेल। सो हमारे पास काफी सारे प्रमाण मिलते हैं कि शी वाज प्रीटी मच involved in the critical decision making process in politics back in those days. अच्छा, बात करते हैं थोड़े अपीयरेंस की कि किस तरह की दिखती थी हमारी ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा का ऐसा कहा जाता है कि शी वाज टॉल एंड स्लिम। टॉल एक बहुत ही वेग फिगर है। टॉल का मतलब क्या होता है कि 5 फुट 10 इंच टॉल है या 5 फुट 2 इंच टॉल है, क्योंकि इंडिया में अगर आप गर्ल्स की हाइट को टॉल बोलेंगे तो 5 फुट 3-4 इंच पे टॉल मानी जाती हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में वो 5'7", 5'8" पे टॉल मानी जाती हैं। तो टॉल एक अलग वर्ड होता है, प्लस उस वक्त का टॉल और आज के टॉल में फर्क है, TALL, कहीं टोल ना बोल दूं यार मैं। सो एनीवेज, जो भी है उस जमाने के हिसाब से वो लंबी थी, पतली थी, उनके जो चेहरा था वह साफ था, और साथ में उनके जो लेफ्ट चीक पर 2 मोल्स थे जिनको हम ब्यूटी मार्क्स बोलते हैं, वो बहुत आराम से बात करती थी। सो ये सारे के सारे उनके ट्रेट्स थे। और जो उन्हें कपड़े पहनने का तरीका था वो भी बहुत सिंपल था, बहुत ऑस्टेयर था, और हमेशा वो कोशिश करती थी कि वाइट कलर के कपड़े पहने। बाय द वे, मैं आपको ये जो कहानी सुना रहा हूँ ज़ेबुन्निसा की, वो आपको यहाँ पे खड़े होकर इसलिए सुना रहा हूँ, ऑल्दो मैंने उनके लिए सलीमगढ़ फोर्ट को चूज किया गया था, लेकिन सलीमगढ़ फोर्ट विजिट करने के लिए अलाउड नहीं है। तो अभी जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, ये एक वक्त पे रास्ता हुआ करता था सलीमगढ़ फोर्ट को एंटर करने का। आज के वक्त, इस वक्त तक तो सलीमगढ़ फोर्ट के अंदर आप नहीं जा सकते, तो मुझे लगा कि जो बेस्ट है मैं आपको वो दूं, और दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ। इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि जब ज़ेबुन्निसा मैकफी स्यूडोनिम के नीचे अपने सारी की सारी पोएट्रीज को लिख रही थी, पोम्स को लिख रही थी, तो उस वक्त बहुत ही दिग्गज पोएट थे मुगल एम्पायर के अंदर, जैसे मौलाना अब्दुल कादिर बेदिल, कालिम काशानी, साहिब तबरीजी एंड गानी कश्मीरी। ये कुछ पॉपुलर नाम है, इनको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में वो पहली, फर्स्ट एंड लास्ट वन बनी है आज तक की जिन्होंने तफसीर करी कुरान की। तफसीर का मतलब ही होता है बेसिकली एक्सीजस, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कमेंट्री ऐड करना, या आप कुछ टेक्स्ट को पढ़ के अपना कंटेक्स्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ये उसका मतलब होता है। तो तफसीर करने वाली फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन ही है वो, इससे पहले उन्होंने किसी ने नहीं करी थी। वुमेन में मैं बात कर रहा हूँ। ज़ेबुन्निसा का एक अपना पैलेस था जो औरंगजेब ने उन्हें बनवा कर दिया था 1880 के अंदर, और वो औरंगाबाद में बना था। औरंगाबाद वही जगह है जहां पर फिलहाल करंटली आप औरंगजेब की कब्र को देखते हैं। एनीवेज, अब हम बात करते हैं ज़ेबुन्निसा के इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ की। तो जब ज़ेबुन्निसा, एक ऐसा वक्त आया था कि जो लविंग फादर औरंगजेब था, अपनी बेटी को जितना प्यार करता था ज़ेबुन्निसा को, उसने अपनी बेटी को पहली बात इम्प्रिजन क्यों किया, और इम्प्रिजन करने के बाद इतना इल ट्रीट क्यों किया। तो उसके 2-3 रीजन साइड किए जाते हैं। पहला रीजन ये कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत ग्रेवली इल हुए थे 1662 के अंदर। ये मैंने डिस्कस किया पूरा एपिसोड अपनी रोशनार वाली वीडियो में, इफ यू वांट आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 1662 में औरंगजेब ग्रेवली इल पड़ते हैं, और यहाँ से फिर वो दिल्ली को छोड़ के वो लाहौर जाते हैं, और लाहौर में थोड़ा उनको बोला जाता है कि आप अपनी आबो हवा को चेंज कीजिए, एटमॉस्फेयर को चेंज कीजिए, पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहिए और चीजों को थोड़ा हल्के में लीजिए। सो ही वेंट टू लाहौर, जहां पर गवर्नर जो था उस सिटी का, उसका नाम था अकील खान राजी वाज हिज नेम। तो ऐसा कहा जाता है कि ज़ेबुन्निसा का और अकील खान का दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है। कार्नल रोमांस भी था बीच में, मतलब फिजिकल फ्लैश रिलेशनशिप बना उनके बीच में, जो कि औरंगजेब को नागवारा था। दूसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि जो औरंगजेब था, he did not like poems or music at all. He just wanted to raise warriors, and this is what exactly Islam is all about as well. अगर आप कोर फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं इस्लाम के, तो वहाँ पे म्यूजिक की कोई जगह नहीं है, वहाँ पे पोम्स की कोई जगह नहीं है। तो उनकी खुद की बेटी जब ये कर रही थी तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने इसीलिए उसके अगेंस्ट एक स्टेप उठाया, और उन्होंने उनको सलीमगढ़ फोर्ट के अंदर इम्प्रिजन किया। दैट्स वन थिंग। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, वो ये आता है कि जो औरंगजेब थे
उनका जब जैसे उन्होंने लड़कर, क्योंकि इस्लाम के अंदर प्राइमोजेनिचर की कोई जगह नहीं होती, मतलब जो सबसे बड़ा बच्चा है, जैसे हिंदुइज्म में होता है कि सबसे बड़े लड़के को राजा बना दिया जाता था अपने वक्त के अंदर। तो ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर इस्लाम में था ही नहीं। आपको हमेशा वॉर ऑफ सक्सेशन लड़नी पड़ेगी। जो बंदा अपने लड़कर कट कर मर कर गद्दी पाएगा वही गद्दी पाएगा, बाकी सब लोग जो है पिछड़ जाएंगे, छट जाएंगे और दब जाएंगे। बहुत सिंपल पॉलिसी थी ये। जो नेचुरल सक्सेशन जो होना चाहिए था और जो नहीं हो पाया 1681 के अंदर, क्योंकि उस वक्त हुआ क्या कि ज़ेबुन्निसा का जो भाई था जिसका नाम था मोहम्मद अकबर, उसने औरंगजेब के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया कि अब तो मैं ही राजा बनूंगा, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल। आई मीन ठीक है, औरंगजेब बना था, उसने 25 साल रूल किया 1681 तक, और उसके बाद रिबेलियन उसके अगेंस्ट होनी ही थी। ये बहुत क्लियर कट है। यू हैव टू समडे और द अदर टेक अ बैक सीट, एंड इफ यू डोंट टेक अ बैक सीट देन यू वॉच योरसेल्फ बिकम द विलन of your own life and also the life of other people as well. So this is what happened. So ज़ेबुन्निसा ने मोहम्मद अकबर को सपोर्ट किया इस मैनर के अंदर कि ठीक है, जो नेचुरल सक्सेशन है मैं चाहती हूँ कि तू ही राजा बने। औरंगजेब को मालूम चल गया और उसने उस केस के ऊपर ज़ेबुन्निसा को सलीमगढ़ फोर्ट के अंदर कैद करवाया। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड ओपिनियन है लोगों का कि वो पोम्स करती थी, वो म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट लिया करती थी, और औरंगजेब वाज अ हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इंडिविजुअल who did not really care about what other people felt. He was only concerned about foisting the rules and regulations of Islam, and he could not see all of those getting trampled upon by somebody, like even if it is his own daughter. He didn't like the fact at all. So that was the reason. तो whatever the reason, जो भी रीजन था, हमें एक बात तो श्योर है कि सलीमगढ़ जो फोर्ट है उसके अंदर ज़ेबुन्निसा को रखा गया था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी 20 साल के बाद 1702 के अंदर। एक हफ्ते की जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस थी उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट करने के लिए, इनफैक्ट मैं इस पॉइंट को भूल गया था, बट जो मेरे साथ कैमरा पर्सन है जो मेरी अभी वीडियो क्रिएट कर रहा है, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मुझे उससे याद आ गया कि क्या ज़ेबुन्निसा अपने फादर औरंगजेब से पहले उनकी डेथ हो गई थी? एंड द आंसर इज यस। औरंगजेब died in 1707, ज़ेबुन्निसा died in 1702, so she died at least 5 years before his own father. Actually, most of his children, Aurangzeb's children, died before him. 50% or more died before him. So it is pretty astonishing that Aurangzeb lived a very long life back in those days. 88 साल का होके उसकी डेथ हुई थी। अब ये बात हो गई, जब ज़ेबुन्निसा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक तो उनकी पोइट्री जो थी, जो पोएम्स थी, वो सारी की सारी बिखरी हुई थी उनकी डेथ के वक्त तक भी। उसके काफी वक्त के बाद उनको कंपाइल किया गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उनको कहाँ दफनाया गया? उनको दफनाया गया यहाँ से थोड़ी दूर जाकर 30 हजारी आता है, वहां पे उनको दफन किया गया था। 30 हजारी का नाम 30 हजारी क्यों था? उसके दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमें मिलते हैं। एक सोर्स ये है कि वहां पे 30,000 पेड़ थे इसलिए 30 हजारी बोला गया, और दूसरा सोर्स ये बोलता है कि वहां पे 30,000 सिख इन्फेंट्री जो इकट्ठी हुई थी, उन्होंने मुगल एम्पायर को 1783 के अंदर अटैक किया था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका नाम 30 हजारी पड़ा। व्हाटएवर द रीजन, वैसे मुझे फर्स्ट फॉर्मर जो रीजन ज्यादा ट्रू लगता है कि शायद वहाँ 30,000 पेड़ रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइमलाइन से, टाइम ऑफ डेथ ऑफ ज़ेबुन्निसा से मैच करता है 1702 से। तो 30,000 वहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, वहां पे दफनाया गया। फिर 30,000 पेड़ को धीरे धीरे करके साफ कर दिया गया, क्योंकि इंडिया को, दिल्ली को स्पेसिफिकली और जगह चाहिए थी लोगों के रहने के लिए। और आप टेक्निकली देखेंगे तो हम सिर्फ यहाँ पर लोग ही हैं, पेड़ तो है ही नहीं अब। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। अब एक छोटी सी और चीज है कि जो पोएम्स उनका क्या हुआ, पोएम्स को जो ज़ेबुन्निसा ने लिखी थी वो सारे पोएम्स को कलेक्ट किया गया, उनको फिर फाइनली पब्लिश किया गया ज़ेबुन्निसा के मरने के भी 200-225 साल के बाद। सो 1929 के अंदर उनकी बुक्स प्रिंट हुई थी, और ये जो बुक्स प्रिंट हुई थी इनकी एक कॉपी इंडिया के अंदर भी है, एक कॉपी जर्मनी में है, एक कॉपी पेरिस के अंदर है, और एक कॉपी अमेरिका के अंदर है। So isn't that amazing कि जो जीते जी वो नहीं अचीव कर पाई, she had to wait 200 years post her death to get that thing fulfilled, and that all happened because of her own father who was not agreeing to her being a poetess. Now चलते चलते कुछ important बातें कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है वो लोग जिन्होंने रात गुजारी है या रात के वक्त वो सलीमगढ़ फोर्ट के आसपास थे, तो वो ये कहते हैं कि जो मूनलाइट नाइट्स होती हैं, जब चांद चमक रहा होता है, तब उस वक्त उन्होंने ज़ेबुन्निसा की आत्मा को, भूत को घूमते हुए और अपनी पोएम्स को रिसाइट करते हुए देखा है। ये काफी ट्रू हो सकता है, क्योंकि 20 साल तक सलीमगढ़ फोर्ट में वो इम्प्रिजेंट रही थी, और अगर कोई इतनी देर तक इम्प्रिजेंट रहता है और उसकी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो फुलफिलमेंट से बहुत ज्यादा दूर है, तो आत्मा का यहाँ चिपक जाना
हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, ना ही मैं जाऊँगा, बट मुझे लगता है काफ़ी बिलीवेबल है। एंड आई बीइंग अ पर्सन हु रियली बिलीव्स दैट देयर आर घोस्ट्स, I can believe in the story very easily. Plus लोग इस स्टोरी में इसलिए भी बिलीव करते हैं क्योंकि हम सब लोग, मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम सब इस तरह की कहानियों को बहुत एंटरटेन करते हैं, हम सब इन कहानियों को बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं। और दूसरा, जो INA के सोल्जर्स थे, उनके जो भूत हैं, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। That is also one of the things. So ये थी स्टोरी पूरी की पूरी ज़ेबोनिसा के बारे में। आई थिंक पर्सनली बहुत गलत हुआ उनके साथ, बट जो हुआ इट इज नाउ हिस्ट्री एंड इट्स टाइम टू जस्ट लुक फॉरवर्ड व्हाट वी कैन डू बेटर। व्हाट वी कैन डू बेटर इज दैट वी कैन प्रॉब्ली रिस्टोर सलीमगढ़ फोर्ट। हम सलीमगढ़ फोर्ट को रिस्टोर कर सकते हैं, मे बी वहाँ पर कुछ उनको डेडिकेट कर सकते हैं और लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए सब चीज़ों को ओपन अप किया जाए ताकि हम लोग वहाँ जाके देख सकें। एटलीस्ट पीपल लाइक मी, दोज आर हिस्ट्री बफ एंड दोज हु रियली गो टू द वेरी कोर ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, आई वुड लाइक टू see that happen for sure man. See, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है INA के सोल्जर्स के बारे में। जैसे आप अगर सलीमगढ़ फोर्ट जाते हैं या अगर आप उसकी फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको कारागार मिलेगा, मतलब जेल मिलेगा, जहाँ पर वो बहुत ही खराब क्वालिटी वाली जेल थी। छोटे छोटे कमरे, लाइट भी प्रॉपर नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए बनाई गई थी वो सारी की सारी जेल। मारा गया, पीटा गया लोगों को बहुत बुरी तरह से। किसी ने अगर ब्रिटिश टॉर्चर को नहीं देखा सुना है तो एक बार जरूर पढ़ लें। नाजीज भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे उनके सामने। ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त एरिया काफी अनसेफ होता है और जो INA के सोल्जर्स थे जिनकी वहाँ डेथ हो गई और बहुत ही ब्रूटल वे में उनका मर्डर किया गया वहाँ पर टॉर्चर के नाम पर या चार्जेस लगा के ट्रीजन के नाम पर, उनके भूत वहाँ पर आज भी आते हैं या रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इट्स अ वेरी स्कैरी फीलिंग, इट कैन ऑल्सो बी ट्रू। एंड जस्ट इमेजिन कि कितना पेन लोगों ने सहा है, उन लोगों ने जो दे लिटरली बिकेम द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो उनकी याद को थोड़ा सा संरक्षित रखा जाए, थोड़ा सा प्रिजर्व किया जाए, वो सारी की सारी चीज़ों को ओपन किया जाए आम पब्लिक के लिए, ताकि लोग सब यहाँ पर देख सकें कि हमारी जो रियलिटी में हिस्ट्री है वो कैसी थी। सो नो मैटर हाउ हार्श द हिस्ट्री वाज, वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए। सो या दैट इज ऑल। आज तो मैं पूरे दिन से बोल रहा हूँ। I am also very tired and I have been standing and walking all throughout the Red Fort. So yes, I will end the video over here. So that will be all guys. Let me know how did you find the video. Thank you so much. You have a nice day. Bye. Okay.